नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल का डिस्कशन, जीके का, है ना। उसमें कुछ सेट कर चुके हैं और आज करेंगे अगला सेट उसी सीरीज का। एसएससी सीजीएल के डिस्कशन रहेगा। ये 2023 में जो एग्ज़ाम हो चुका है प्रीवियस ईयर में, उसका रहेगा। और ये कब का रहेगा? तो 17 जुलाई 2023 में थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका रहेगा, मतलब शिफ्ट तीसरा का। ठीक है, 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर रहेगा। जीके का फुल टू डिस्कशन रहेगा, है ना। उसमें कोई कोताही नहीं होगी, है ना। तो आइए और मज़ा लीजिए। चलिए, अच्छा, जहाँ जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी, हमको लगेगा कि ट्रिक से यहाँ पे सब पॉसिबल है, तो उसको ट्रिक भी करेंगे, है ना। बाकी बात एक्सप्लेनेशन फुल टू रहेगा। आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के बारे में कथन पर विचार करना है। बेरोजगारी के बारे में विचार करना है। आइए विचार करते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है ना, ऑप्शन तो नहीं है, स्टेटमेंट है ये। इसमें दिया हुआ है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है ना। ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? इसलिए ना कि मौसमी बेरोजगारी सिर्फ शहर में नहीं होता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर होता है। कैसे? इसलिए ना कि मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, पहले ये जानना है आपको। मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं जिसमें समय के अनुसार लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे 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 गांव में आते हैं, गांव में जो कृषि कार्य कर रहा है, तो धान के समय में धान उसका रोपा रहा है, धान का काम हो रहा है, तो वो रोजगार कर रहा है वो अपना। लेकिन धान रोपा गया, उसका क्या करेगा? उसका बैठ गया, तो उसका काम नहीं मिला, मतलब बेरोजगार हो गया, है ना। गेहूं का सीजन आया, गेहूं का मौसम आया, तो गेहूं में काम कर रहा है, लेकिन बाकी बात बैठल रह गया, है ना। तो कृषि कार्य में क्या होता है, इस तरह की बेरोजगारी होती है। तो ऐसे काम जो मौसम के अनुसार मिलता है उसको बोलते हैं क्या? मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। कभी मौसम में काम मिला, बिना मौसम में काम नहीं मिल पाया, तो उसको बोलते हैं क्या? मौसमी बेरोजगारी। ये कहाँ पे होता है? कृषि कार्य में होता है, ग्रामीण। अच्छा, कृषि कार्य कहाँ पे होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, है ना। तो शहरी बोल रहा है, शहरी क्षेत्र में होगा, गलत बात है ये। दूसरा स्टेटमेंट है कि शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्यतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोई जरूरी है? शिक्षित बेरोजगार जो रहेगा ग्रामीण में ही रहेगा, और शहर में जो जितना पढ़ लिया, शिक्षा पा लिया, सबको नौकरी मिल गया है? नहीं, ये भी गलत बात है ना। शिक्षित लोग ग्रामीण में हो चाहे शहर में हो, दोनों जगह बेरोजगार हो सकते हैं, है ना। ये भी गलत बात है। और तीसरा स्टेटमेंट है ना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। ये सही बात है। इसलिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो अधिकांश टिका होता है वो किस पर टिका होता है? कृषि कार्य पर, है ना। और कृषि कार्य में अगर हम गहनता लाएं तो अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए ये सही बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए उच्च फसल सघनता जरूरी है। ये बात सही है ना। तो इसमें से यही चुनना था कि इसमें से कौन कथन सही है। तो सही कौन जाएगा? सिर्फ 3 सही है, बाकी 1 और 2 क्या है? गलत है ना। हाँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, बेरोजगारी से बात जब आ गया है बात बेरोजगारी की, तो कुछ बात और करते हैं। जैसे एक होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। इस बात करेंगे। और एक और इसमें दिया हुआ मौसमी बेरोजगारी, उसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं। मौसमी बेरोजगारी के बारे में क्या मतलब कि जो मौसम के अनुसार लोग बेरोजगार हो जाते हैं, या मौसम के अनुसार काम मिलता है, उसको बोलते हैं क्या? मौसमी बेरोजगारी। ये कहाँ पर रहेगा? कृषि क्षेत्र में रहता है। ठीक है। दूसरा एक और है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संरचना के अनुसार जिसको काम नहीं मिल पा रहा है उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे क्या होता है? जैसे अब हमारा क्वालिटी है, हमारे में संरचना है क्या कि हम जीके पढ़ा सकते हैं, और मार्केट में हम काम खोजने लगे तो हमको मिला कि नहीं, आपको पढ़ाना है इंग्लिश या मैथ पढ़ाना है। तो मार्केट में रोजगार तो उपलब्ध है, लेकिन मेरा जो संरचना है उससे हट के है, तो हमको तो काम नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे काम जो आपके पास है लेकिन मार्केट में वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे तो हम क्या हो जाएंगे? बेरोजगारी हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब जो क्वालिटी आपके पास है उससे अलग मार्केट में रोजगार उपलब्ध है ना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आदमी रोजगार हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसको कहते हैं? जिससे कोई आदमी है, एक जॉब छोड़ दिया, एक काम छोड़ दिया, और दूसरे काम की तैयारी कर रहा है, और उस दौरान उसको मतलब कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसमें तो क्या हो गया? बेरोजगार ही हो गया ना, है ना। और दूसरा जब काम मिलेगा तो करेगा। तो बीच में जो गैप में उसको रोजगार नहीं मिल रहा था,
है ना, उसको बोलते हैं क्या, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं उसको, चक्रीय बेरोजगारी। और एक और होता है परछन बेरोजगारी। बहुत बार परछन बेरोजगारी का सवाल बहुत बार पूछ चुका है, एसएससी रहे, दरोगा रहे, बहुत बार पूछ चुका है ये परछन बेरोजगारी। सबसे पहले पूछेगा क्या, ये कहाँ पे, किस में होता है, तो याद रखिएगा परछन बेरोजगारी कृषि कार्य में तो ही होता है, और भी जगह होता है। जैसे बताते हैं हम, अच्छा होता क्या है परछन बेरोजगारी, आवश्यकता से अधिक मजदूर या आवश्यकता से अधिक श्रमिक जब एक ही काम में लगा लाता है तो उसको बोलता है परछन बेरोजगारी। जैसे कोई खेत को कोड़ना है, और कोड़ने के लिए जो आवश्यक आदमी है 2 ही है, लेकिन लगा हुआ उसमें 4 आदमी, है ना, जितना घर भर के सब लगल है, तो 2 आदमी का ही काम उसमें उपलब्ध था, लेकिन 4-5 आदमी ऐसे लगल है फालतू में। तो जो एक्स्ट्रा आदमी लगा हुआ है, जो एक्स्ट्रा श्रमिक लगा हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, परछन रूप से वो बेरोजगार है ना, उसको बोलते हैं परछन बेरोजगारी। ये काम फैक्ट्री वगैरह में भी होता है। जैसे किसी फैक्ट्री में जूता बनाने की कोई फैक्ट्री है, उसमें वर्कर की जरूरत है 10, लेकिन लगा हुआ है 15 और आराम से धीरे धीरे काम कर रहा है। तो मुख्य रूप से 5 जो श्रमिक लगा हुआ क्या है, परछन रूप से बेरोजगार ही है। ठीक है, ये सब जगह कृषि कार्य में भी होता है, अधिकतर होता है, और फैक्ट्री क्षेत्र में होता है, इंडस्ट्री क्षेत्र में भी होता है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, परछन बेरोजगारी। तो इस सभी बेरोजगारी को आपको अच्छे से रखना है। कौन कौन बोले हैं, संरचनात्मक, चक्रीय, परछन और एक मौसमी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, बढ़ाते हैं दूसरा क्वेश्चन है ना कि कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुम्मी लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कुम्मी जो होता है ना, वो होता है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु की महिलाएं इस नृत्य को करती है, तमिलनाडु, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या, राजस्थान। राजस्थान में क्या क्या होता है, कालबेलिया होता है, गणगौर होता है, घूमर होता है, पनिहारी होता है, कुम्फी होता है। ये सारे लोक नृत्य कहाँ पे होता है, राजस्थान में। एक ऑप्शन दिया हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या होता है, एक बहुत फेमस लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, मटकी मध्य प्रदेश में होता है लोक नृत्य। ठीक है, और एक और होता है झारखंड। झारखंड में कौन सा नृत्य होगा, सबसे प्रमुख जो झारखंड का लोक नृत्य है उसको बोलते हैं क्या, जाट जाटिन। एक है बिहू, एक है बिहू नहीं, छऊ, बिहू तो असम का त्योहार है ना। झारखंड का नृत्य, लोक नृत्य बोल रहे हैं कौन कौन, जाट जाटिन, छऊ, विदेशिया, और कौन हो जाएगा एक, विदेशिया हो गया, और सरदेई कुछ होता है, सरदेई करके कुछ होता है ना। क्या, झारखंड का लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 है, क्या है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वाद्य योग्य होगा, जस्टिसिएबल होगा, है ना। देखिए भाग 3 जो है ना वाद्य योग है ना, इसलिए कि इसको लागू करने के लिए, मतलब भाग 3 को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी कर सकता है, ये करता है ना, रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, है ना। तो ये क्या है, जस्टिसिएबल है, जस्टिफाई है इसको बोल सकते हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य जो होता है जस्टिफाई नहीं है, उसके लिए कोई रिट जारी नहीं किया जाता है ना। वो तुम्हारा कर्तव्य है, करो चाहे नहीं करो, उसमें कोई रिट नहीं जारी होगा। लेकिन मौलिक अधिकार का अगर कहीं पे हनन हो रहा है तो क्या है, उसमें रिट जारी हो सकता है, उसको वो क्या है, जस्टिफिएबल है ना। इसलिए दोनों बातें अलग अलग है, इसीलिए इसको भाग 3 में नहीं रखा गया, है ना। कहाँ पे रखा गया मौलिक कर्तव्य को, भाग 4 के क में रखा गया, आर्टिकल 51 के तहत। ठीक है, जोड़ा गया था किसके तहत, स्वर्ण सिंह समिति के तहत। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, है ना। जबकि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सा धन का कार्य नहीं है, मतलब कि धन का कार्य नहीं है जो आपको चुनना है ना। तो इसमें जो आंसर होगा कौन होगा, भंडारण में समस्या। भंडारण में अगर किसी का समस्या हो रहा है तो वहाँ पे धन का क्या काम है, धन का वहाँ पे कोई काम नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमको चूज करना है किसके हिसाब से, ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन के अनुसार देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है विनिमय का माध्यम। तो विनिमय का माध्यम जो अभी वर्तमान एरा में चल रहा है वो क्या चल रहा है, धन से ही विनिमय की कोई चीज़ होता है। अब हम मार्केट गए और एक खरीदना है हमको मोबाइल, है ना, तो मोबाइल के लिए हमसे वो पैसा लेगा, ना कि कुछ और चीज़ लेगा, है ना, कोई वस्तु नहीं लेगा वो। तो ये क्या है, विनिमय का माध्यम हो जाएगा धन, है ना। ऑप्शन तीसरा में दिया हुआ मूल्य का माप। सही बात है भाई, मूल्य का माप हम धन से ही करते हैं, 5 रुपया है, 10 रुपया, 1000 रुपया है
है ना। और एक और ऑप्शन है आस्थगित भुगतान में मानक। आस्थगित भुगतान किसी को करना है तो उसमें मानक के रूप में धन का ही प्रयोग होता है ना। तो बाकी तीनों ये ऑप्शन सही है। और बाकी एक ऑप्शन जो था आंसर था भंडारण में समस्या। भंडारण में समस्या है तो कोई और उपाय लगाइए, धन का वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से हमको एरिया बढ़ाना है धन के लिए, फैंस लगाने हैं, एसी लगाना है, कूलर लगाना है धारण भंडारण के लिए, तो वहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको सही चुनना था, तो यही होगा, भंडारण में समस्या का समाधान नहीं होगा धन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मतलब इनमें से कौन एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5O है ना। देखिए जहाँ पे भी C6H5 दिखे वो बेंजीन को इंडिकेट करता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो जो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिख रहा है बेंजीन, तो ये तो इजी है ना। अगर बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद है तो इजी है, नहीं तो कुछ जो ऐसे मतलब चुनिंदा वर्ड्स चुनिंदा यौगिक कंपाउंड है, खास करके किसमें, कार्बनिक रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स को आपको रखना है, कुछ फॉर्मूला को, जैसे बेंजीन यही हो गया, है ना। तो ये सबको। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अमरूत अमरूत मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है ना। तो अमरूत मिशन का जो प्राथमिकता क्षेत्र है ना, वो क्या है, वो है क्या, इससे पहले आंसर कर लेते हैं। आंसर जो होगा सीवरेज के बाद जलपूर्ति। सीवरेज के बाद जलपूर्ति जो होता है वो है क्या, अमरूत मिशन का प्राथमिक क्षेत्र है ना। देखो अमरूत जो मिशन है वो शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में, लेकिन अभी क्यों पूछ रहा है, नहीं अभी इसलिए पूछ रहा है कि 2021 ईस्वी में इसका अमरूत 2.0 आया है, लॉन्च हुआ है, तो 21 वाला ये पूछ रहा है। ठीक है, अमृत योजना के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलता है ना, वो जान लीजिए। एक तो इसमें दिया हुआ जल आपूर्ति है, दूसरा है सीवरेज, है ना, तीसरा है शहरी क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था करना, और चौथा है पार्किंग की व्यवस्था करना। ये अमृत योजना के तहत 4 व्यवस्थाएं हैं, है ना। जब शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में, है ना, तो इसमें 500 नगरों को मतलब शहरों को शामिल किया गया था। ठीक है, देखिएगा। और ये अमृत 2.0 कब शुरू हुआ, 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वर्ष 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक किए थे महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा महात्मा गांधी क्या क्या किए हैं, तो इसके अलावा महात्मा गांधी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे हम बोलते हैं, सुनिए। एक हो गया टॉल्स्टॉय फॉर्म, एक हो गया फिनिक्स फॉर्म, है ना, और एक हो गया कौन, कांग्रेस संघ। इस तीनों की स्थापना किए थे साउथ अफ्रीका में ही, है ना। कांग्रेस संघ ये रहेगा या नेटाल कांग्रेस रहेगा। नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किए थे, साउथ अफ्रीका में गांधी, ये तीनों के, है ना। अब इंडिया में क्या किसकी स्थापना हुआ है, तो सबसे पहले तो हुआ था किसका, साबरमती आश्रम का, और हो जाएगा आपको क्या, एक सत्याग्रह आश्रम का, सेवाग्राम आश्रम का, इसके अलावा वर्धा आश्रम का, उसके अलावा हो जाएगा कौन, अनासक्ति योग का, है ना। और क्या हो जाएगा आपको, हाँ ये सारे थी संस्था की स्थापना किए थे। ठीक है, अगर यहाँ सवाल पूछ दे कि महात्मा गांधी इनमें से किसकी मतलब कौन कौन सा आंदोलन किए हैं, तो जो मुख्य है हम कर लेते हैं, जो मतलब उनको प्राथमिक उन्हीं को श्रेय दिया गया था कि यही शुरू किए हैं। सबसे पहले जो था 1917 में, है ना, कौन, ये 3 कठिया प्रथा जिसमें समाप्त किया गया था, जिसको बोला चंपारण आंदोलन, ये शुरू किया गया था। उसका शुरू किया था 1918 में कौन, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन 18 में। फिर किए थे खेड़ा आंदोलन 18 में ही। 19 में किए थे खिलाफत आंदोलन, है ना। 20 में किए थे असहयोग आंदोलन। 1930 में किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 40 में किए थे व्यक्तिगत आंदोलन, है ना, इसी को बोलते हैं दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं इसको, है ना। और 42 में किए थे जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रमुख था, वो कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन, या करो या मरो का नारा इसमें दिया गया था। तो ये सारे आंदोलन भी किए गए थे, है ना। अगर हम बात करते हैं उपाधि की, तो महात्मा गांधी को लगभग हम जितना सर्च कर पाए हैं अभी तक पढ़े हैं, 18 को इनको करीब उपाधि था, है ना। चलो बात करेंगे उपाधि, बात बंद करेंगे, बहुत लंबा सेशन हो जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता, कोई देखना नहीं चाहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर
अच्छा, इसी में से कुछ और ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका दिया हुआ क्या, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का बताएंगे एक ट्रिक याद रखना है आपको। ज्योतिबा फुले से संबंधित बताएंगे क्या ट्रिक आपको याद रखना है ना। देखिए ज्योतिबा फुले का रखना है ना कि बालिका ज्योति, क्या रखना है, बालिका ज्योति पकाती है। इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो क्या बोलते हैं, सत्य है कि बालिका ज्योति पकाती है। ऐसा रखना है, सत्य है मतलब सत्य बात है, सत्य है कि बालिका ज्योति पकाती है, सत्य है कि बालिका ज्योति पकाती है। क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें रखना है कि सत्य शोधक समाज, सत्य से हो जाएगा सत्य शोधक समाज। और देखो यहाँ पे 7 और 3 दिखेगा, सत्य मतलब 7 और 3 मतलब कि 1873 में स्थापना किसका हुआ था, सत्य शोधक समाज के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक है बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय का स्थापना कब हुआ था, पकाते से रखना 5-3, पकाते से क्या हो जाएगा 5-3 मतलब कि 1853 में। और जगह ज्योति से मतलब हो जाएगा क्या, ज्योतिबा फुले, मतलब क्या होगा, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के 1873 में और बालिका विद्यालय के 1853 ईस्वी में स्थापना किए थे, 2 किए थे, है ना। ज्योतिबा फुले जी का ही वाइफ का नाम था क्या, जो बहुत अच्छी काम किए थे, है ना। चलिए बात करेंगे, ये था कौन, ज्योतिबा फुले। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका कौन, एक ऑप्शन दिया हुआ आपका अंबेडकर, BR अम्बेडकर। अंबेडकर जी जो है ना दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना किए थे, दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना किए थे 1930 ईस्वी में BR अम्बेडकर, है ना। एक ऑप्शन दिया हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कोई ऐसा मतलब कि संस्था की स्थापना नहीं किए थे, है ना। लेकिन इसमें से जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है इसका बुक के नाम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कांग्रेस जो अधिवेशन होता था उसमें मुख्य रूप से 3 अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे हैं। एक बार रहे थे 1929 में, एक बार रहे थे 1936 में और एक बार रहे हैं 37 में। तो 29 में कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। 36 में हुआ था लखनऊ में और 37 में हुआ था कहाँ पे, फैजपुर में। फैजपुर से क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बार कांग्रेस का कहाँ पे अधिवेशन गाँव में हुआ था, तो ये फैजपुर गाँव में हुआ था, है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछता है 36 में लखनऊ में हुआ था, है ना, जो इसमें अध्यक्षता किए थे कौन, नेहरू जी। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता के मांग किया गया था, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था पंडित नेहरू की तरफ से। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको रखना है नेहरू से संबंधित। अच्छा, अगर नेहरू के बारे में बात करेंगे, बहुत लंबा इनका मतलब कि बहुत इतिहास है, बहुत सारा काम किए हैं, है ना, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, ठीक है, जब प्रधानमंत्री रहे थे। तो फिलहाल के लिए इतना पर छोड़ते हैं आगे और काम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्न किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो इसका जो आंसर होगा कौन होगा, तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। जहाँ भी लाला हरदयाल का नाम तो सुनने आता है, सीधे सीधे कहाँ जाते हैं, गदर पार्टी में जाते हैं, गदर मचाने जाते हैं, है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, USA अमेरिका में था, है ना। इसका कोषाध्यक्ष कौन थे, इसका जो कोषाध्यक्ष था तो वो कौन था, काशीराम था, काशीराम कोषाध्यक्ष था, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन इसमें बड़ा मजेदार दिया हुआ, किसान सभा। किसान सभा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसान सभा की स्थापना कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में स्वामी सहजानंद किए थे, स्वामी सहजानंद। बढ़िया क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, एक और रहेगा, एक और किसान सभा है 1918 में इसका स्थापना हुआ था, गौरी शंकर किए थे, है ना। तो जो मेन इंपोर्टेंट है ना 36 वाला है, सहजानंद वाला, उसको रखना है आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, एक ऑप्शन और दिया हुआ अनुशीलन समिति। देखो एक है अनुशीलन समिति और एक है युगांतर समिति, एक अनुशीलन समिति और एक है युगांतर समिति। युगांतर समिति का स्थापना हुआ था 1906 में और अनुशीलन को 1907 में। दोनों किया था कौन, वारेंद्र कुमार घोष किए थे, वारेंद्र कुमार घोष, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या, अभिनव भारत। अभिनव भारत का स्थापना कब था, 1940 ईस्वी में और किए थे कौन, VD सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये सारी बात आपको याद रखना है। ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 8। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसको बोलते हैं 9 ही आपको बोलते होंगे, 9 बोलो 9 बोलो एक ही बात है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो ह्वेनसांग
जब भी आए तो हर्षवर्धन, और जब भी फाहियान आए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। जब भी मेगास्थनीज जाए तो कौन, मौर्य वंश के शासनकाल में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। ये 3-4 को का नाम रखिएगा। अब ये बात आए इत सिंह के, ये भी चीन यात्री ही था, तो कब आया था चीन यात्री? था कब? 7वीं शताब्दी में। इत सिंह जो आया था 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। इसको बोल सकते हैं आप क्या, 672-73 में आया था और 692-93 में तक रहा था, है ना। तक्षशिला और नालंदा, ये दोनों विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इत सिंह, जबकि फाहियान सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। एक था पुर्तगाल के यात्री नूनीज, ये कब आया था? ये बहुत दूर चल गया, हम लोग बहुत दूर में आ गए। कहाँ पे? यहाँ पे बहमनी विजयनगर साम्राज्य के पास आ गए, है ना। अच्युत देव थे एक शासक, किसका? संगम स्वरूप तुलुप वंश के शासक थे, उसके शासनकाल में आया था कौन? नूनीज, है ना। एक था बारबोसा, किसके शासनकाल में आए थे? केडी राय, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। तो ये बहुत आगे निकल गए, वहाँ पे आना नहीं है। ऐसे बहुत सारा शासक, बहुत सारा विदेशी आदमी आया है ना। अच्छा, बात कर रहे थे किसका? हर्षवर्धन। हाँ, किसके शासनकाल में आया था ह्वेनसांग? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बात करते थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में, जल्दी बोल रहे हैं क्या, थोड़ा स्लो बोलते हैं। बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। देखो, हर्षवर्धन जो था ना, किस वंश का था रखना है, या तो हर्ष वंश रहेगा या तो वर्धन वंश रहेगा। वर्धन वंश की स्थापना कौन किए थे? पुष्यभूति वर्धन किए थे। पुष्यभूति वर्धन किए थे। उसका राजधानी कहाँ पर था? थानेसर में। थानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है थानेसर, ठीक है। यहाँ से बता रहा हूँ, पुष्यभूति वर्धन, है ना, यही था वर्धन वंश। अब पुष्यभूति वर्धन तो कुछ ऐसा खास नहीं कर पाया, सिर्फ स्थापना करके खत्म हो गया। उसके बाद जो शासक आया उसका बेटा था प्रभाकर वर्धन, है ना। कौन था? प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो है ना, अपना क्षेत्र को फैलाया, विस्तार किया, और पूरा मतलब कि हरियाणा से लेकर के पूरा सिंधु तक, उत्तर तक चल गया, है ना। और यहाँ पे ये रखा था ये क्या उपाधि, जिसको बोलते हैं सिंधु राज उपाधि रखा था। और चीन से कुछ लड़ाकू लोग बार बार अटैक कर देता था, उसको बोलते थे क्या? उसको बोलते थे हून। बहुत मतलब बर्बर टाइप का लोग था, मारने काटने में बहुत माहिर था हून, है ना। तो हून को ये बार बार मार के हल्का भगा कर रखता था प्रभाकर वर्धन, है ना। इसलिए ये नाम रखा था हून हरिण केसरी। हून हरिण केसरी का मतलब होता है हिरन रूपी हून के लिए सिंह के समान। केसरी मतलब सिंह होता है, सिंह के समान है प्रभाकर वर्धन, है ना। एक तो इसका एक उपाधि था गुर्जर प्रजागार। गुर्जर प्रजागार का मतलब होता है गुर्जर का नींद हराम करने वाला, गुर्जर प्रजागार बोलते हैं इसको। तो ये सारी उपाधि किसका था? प्रभाकर वर्धन का, है ना। बातें आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन के 3 गो मतलब संतान था। एक था राज्यवर्धन, एक था हर्षवर्धन और एक था राज्यश्री। तो पहला जो बड़का बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन। तो बाप का गद्दी किसको मिलता है? बड़का बेटा को मिलता है। तो गद्दी पर बैठा कौन? शासक कौन बना? राज्यवर्धन, ठीक है। और बेटी का विवाह किया कहाँ पे? राज्यश्री जो बेटी थी उसका विवाह किया कहाँ पे? तो मौखरी वंश जो शासन कर रहा था कहाँ पे? कन्नौज में, है ना। उसका नाम था क्या? मौखरी वंश का जो राजा था उसका नाम था ग्रह वर्मा, जिसका कन्नौज पे अधिकार था। वो उससे शादी किया किससे? राजश्री से। लेकिन इसी दौरान क्या हो गया? इसी दौरान जो है ना, ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया। कौन किया? शशांक और देवगुप्त मिलकर, जो बंगाल का शासक था, दोनों मिलकर क्या किया? इसका हत्या कर दिया। मौखरी वंश के जो जिससे शादी किया था कौन? उसके ग्रह वर्मा के। अब इसकी जो राजश्री थी उसकी बेटी, है ना, और उसकी बहन मतलब किसकी? इसकी बहन राजश्री का क्या बोल रहे हैं? राजश्री, हर्षवर्धन, हाँ राज्यवर्धन की जो बहन थी, है ना, राजश्री, वो क्या हो गया? मतलब उसका पति तो नहीं रहा, तो चल गई कहाँ पे? सत्य होने के लिए चल गई कहाँ पे? विंध्य पर्वत पर, है ना। ये सुन के उसके पीछे पीछे भागा कौन? दोनों भाई, राज्यवर्धन भी और हर्षवर्धन भी। राज्यवर्धन जो है ना उसको मार दिया जाके, किसको? देवगुप्त को। लेकिन शशांक मतलब कि चालाकी करके इसी को मार दिया, राज्यवर्धन को ही मार दिया, है ना। अब जो राज्यवर्धन मर गए, मतलब बड़ा भाई मर गया, तो बचा कौन? छोटा भाई। कौन? यही हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन जो है इसके पीछे भागा, किसके पीछे? देवगुप्त, किसके पीछे? इसके शशांक के पीछे। शशांक को मारा जाके, है ना। और शशांक को मार करके अपनी बहन को बचाने के लिए गया कहाँ पे?
विंध्य पर्वत। अब सती होने के लिए गई थी, सती हुई नहीं थी लेकिन बच गया बाल, है ना। इसको बचाया कौन बताया कौन कि कहाँ गई है सती होने के लिए? तो दिवाकर वर्मा ने उसका दोस्त बना था, है ना, रास्ते में, वो बताया था कि वहाँ पे गई सती होने के लिए। तो उसको बचा के लाया, फिर अपना राजधानी जो कन्नौज कहाँ पे था, थानेसर, अपना राजधानी को बनाया कहाँ पे, कन्नौज बनाया, और कन्नौज पे और हरियाणा क्षेत्र में पूरे में मतलब शासन किया था, है ना। एक यहाँ सवाल एक पूछा था एक बार दरोगा में कि हर्षवर्धन के जन्म कब हुआ था, बताओ। 591 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 591 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा, कुछ और बताओ करें। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष जो है अपने राज्यकाल में 3 प्रकार के टैक्स लगाया था, 3 प्रकार के टैक्स, है ना। एक को बोलते हैं भाग, एक को बोलते हैं हिरन, और एक को बोलते हैं बलि। जो भाग था वो भूमि पर लगता था, भूमि कर था। जो कौन था, एक हिरन जो लगता था व्यापारियों पर लगता था टैक्स, उसको बोलते हैं हिरन कर, है ना। और एक था बलि कर। इसका कहीं साक्ष्य मिलता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो बलि था वो धार्मिक कर था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पता है आपको याद रखना है ये सब। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक कुछ और क्वेश्चन और दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन आया था? ये फायन आया था, है ना। और इसका बुक कौन है? फोकुकी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं क्या, विक्रमादित्य उपाधि बोलते हैं ना। अच्छा देखो, जिस तरह से कहानी था किसका, राज्यवर्धन का या हर्षवर्धन का, उसकी बहन से शादी हुआ था ग्रह वर्मा का, उसका पति मर गया, उसी तरह से इसका भी कहानी है। थोड़ा सा बताते हैं आपको यहाँ पे किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको बोलते हैं विक्रमादित्य। इसका एक बेटी थी जिसको बोलते हैं प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का शादी करवा दिया था किससे? वाकाटक वंश के एक शासक था उसको बोलते रुद्रसेन, उससे करवा दिया था शादी। वाकाटक वंश के रुद्रसेन से शादी करवा दिया था किसको? प्रभावती गुप्ता का, है ना। और प्रभावती गुप्त जो है वहाँ पे क्या हुआ, ग्रह वर्मा पर क्या किया, ग्रह वर्मा कहाँ रहे, रुद्रसेन पर अटैक कर दिया कौन? शक भी चीन से तरफ आता था, बहुत खूनखार मतलब लड़ाकू पथित लोग था, है ना। शक अटैक कर दिया किस पर? रुद्रसेन पर, और वहाँ पे क्या किया, उसको मार दिया। अच्छा, इस समय जो रुद्रसेन था ये कहाँ, वाकाटक वंश जो था कहाँ पे था? ये भी कन्नौज पर ही अधिकार कर रहा था, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, इसकी भी मतलब कि बेटी इसको बोलते हैं अथी विधवा हो गई, है ना। तो इस अपने बेटी को बचाने के लिए क्या किया, फिर से क्या किया, शक को मार के भगाया। अच्छा, इसका मार के भगाने में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब शक लोग जो बहुत खूनखार, बहुत मतलब चालाक टाइप का आदमी था, तो इसमें क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना शक के ही सैनिक का रूप धारण करके उसके अंदर घुस गया था, और उसका भेद जान के उसके राजा के पास पहुंचा, और उसके राजा को मतलब जो भी उसका नेतृत्व कर रहा था उसको मार दिया था। जब उसका पलान सेनापति मर जाएगा, राजा जिसको बोलते हैं, तो तो भाग जाएगा, सब सारे सैनिक तो फिर भाग ही जाएंगे, है ना। तो इस तरह से कुछ लड़ाई हुआ था, और इसी लड़ाई को जीतने के उपलक्ष्य में चूंकि शक को हराया था ना, तो इसी उपाधि रखा था क्या, शाकाहारी रखा था उपाधि, शाकाहारी रखा था क्या, उपाधि। और यहीं पर चलाया था एक सिक्का जिसको बोलते हैं रूपक सिक्का। आप देखिएगा, रूपक सिक्का बहुत फेमस है, कौन चलाया है? यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, है ना। शाकाहारी के उपाधि भी धारण किया है, यही। बहुत सारा कहानी इसके बारे में है ना। आर्यभट्ट हो गया, अमरदेव हो गया, अमरदेव हो गया, है ना। कालिदास हो गए, है ना, बैताल भट्ट हो गए, और कौन हो जाएगा, ये सारे मतलब ये सारे रहे थे किसके, नवरत्न इसके दरबार में रहता था, है ना। चलिए अब बहुत सारे देखो, अब बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे तो हम कम से कम 1 घंटा बोलेंगे, कम से कम 1 घंटा बोलेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के जल्दी से करते हैं, उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है। सबसे पहले कौन था? श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद देवगुप्त, उसके बाद विष्णुगुप्त, ऐसे बहुत सारे रहे हैं शासक। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक, पैरालंपिक जो गेम हुआ 2020 में, है ना, इसमें भारत का रैंक क्या था, है ना। ये अच्छा, पहले हुआ था कहाँ पे, ये चीन में हुआ था, है ना। और इसमें भारत की जो रैंकिंग था वो था 24वीं रैंक, 19 पदक जीता था कुल मिला के भारत, 19 पदक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 में है कि शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। इससे जो जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा सितार से। कैसे? अच्छा, इसको आप अपने मतलब बहुत ईजी वे में कर सकते थे। कैसे? तो देखिए, अगर आपको लुसेंट पढ़ा हुआ बुक होगा तो वहाँ पे बुद्धादित्य मुखर्जी आराम से दिया हुआ है, तो वहाँ से कर सकते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी के बारे में, है ना। यहाँ से देखिए कौन कौन है, कुछ बहुत जो फेमस थी है इसका सितारिस्ट, सितार बजाने वाला, उसको बोल देते हैं। देखो सबसे पहले जो सबसे फेमस है वो कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर के बेटी है, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना अनुष्का शंकर, वही उसका बेटी है। देखो फिर बोलते हैं पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, उमा शंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया, और कौन हो जाएगा? बुद्धादित्य मुखर्जी हो गया। ये सारे हो जाएगा क्या आपको? सितार बजाने वाला, सितारिस्ट, है ना। एक ऑप्शन दिया आपका क्या? संतूर। संतूर में एक है पंडित राम नारायण शर्मा, एक है शिव कुमार शर्मा, और एक है भजन सोपोरी। ये तीन बजाता है क्या? संतूर। एक ऑप्शन दिया होगा आपका सरोद। सरोद में तो ट्रिक क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? इसे बताए हैं अहमद अकबर अलाउद्दीन। अहमद अकबर अलाउद्दीन विश्व जीत के हाँफता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा इस सबको, है ना। क्या क्या होता है ट्रिक? ऐसा रखना है ट्रिक। क्या होता है? अहमद अकबर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन है ना, विश्व जीत के हाँफता है। बस हो गया, सिंपल सी। क्या क्या हो जाएगा? अहमद खान, अकबर खान, अलाउद्दीन खान विश्व जीत रहा है। और ये देखो यहाँ पे विश्व जीत रहा है, और ये है जीत रहा जरीन दारू वाला, ठीक है। और हाँफता है से हाफिज खान। ये सभी क्या है? ये सभी है सरोदवादक, सरोदवादक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया था? ये मिला है किसको? अनिल प्रकाश जोशी जी को मिला है ना, मदर टेरेसा अवार्ड, जो आपको याद रखना है। ये तो करंट बात है ना। अब तो करंट पूछेगा नहीं, 24 आ गया है, 24 का लास्ट में एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर में, है ना। तो ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, आप अपना अलग से दूसरा करंट अफेयर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट से संबंधित नहीं है। समूह फर्स्ट से संबंधित नहीं है ना। अच्छा देखो, इसका आंसर पहले हो जाएगा, सुन लीजिए, हाइड्रोजन। अब अभी बोलेगा कोई क्या कि हाइड्रोजन तो हम देखते हैं पहले के ग्रुप में रहता है, पहले के समूह में रहता है। मारे भाई, हाइड्रोजन रहता है पहले के ग्रुप में, लेकिन उसको वहाँ पे सिर्फ रख दिया है ग्रुप एक से, उसका संबंध नहीं है ना। वास्तविक देखो बात ये है ना कि हाइड्रोजन का एक और नाम है, उपनाम, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवारा तत्व बोलते हैं। इसलिए ना कि उसका किसी भी तत्व से कोई मैचअप नहीं है, कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए उसको बोलते हैं आवारा तत्व बोलते हैं। उसको पहले रख दिया गया है ना, उससे मेल नहीं खाता है, ठीक है। देखो कम से कम वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकेंड, वर्ग 17 और वर्ग 18, ये 4 वर्ग को हमेशा याद रखिएगा आप, है ना। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। हम सब के बारे में बता देते हैं ट्रिक से कि किस किस वर्ग में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, है ना। सबके बाद जल्दी जल्दी कर देते हैं चाचा, ताकि आपको याद रहे। देखो जो फर्स्ट ग्रुप है, जो पहला ग्रुप है ना, ग्रुप को समूह कहते हैं, है ना, आवर्त सारणी में, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है उसमें क्या रखना है? क्या रखना है? ली ना का रब से फरियाद, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है उसका याद रखना ट्रिक, जो दूसरा ग्रुप उसको बोलते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, ठीक है। दूसरा ग्रुप है। 17वां ग्रुप कौन है? 17वां ग्रुप क्या है? फिर कल बाहर आई आइटम। 17वां ग्रुप का एलिमेंट है इसमें, ठीक है। 18वां ग्रुप में क्या है?
18वां ग्रुप में है ना, अगर, कर, 0 रन। तो ये सारे एलिमेंट है। अब कौन कौन एलिमेंट आएगा? अच्छा, इसका नाम थोड़ा अलग 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 भी है। जो पहला ग्रुप है उसको बोलते हैं क्षारीय तत्व, उसको बोलते हैं क्या? क्षारीय तत्व। जो दूसरा ग्रुप है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा तत्व, है ना। जो 17वां ग्रुप है इसको बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप, है ना। और 18वां ग्रुप है इसको बोलते हैं क्या? अक्रिय गैस, जीरो ग्रुप, है ना, ये सब बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस भी इसी को बोलते हैं, नोबल गैस, 18वां ग्रुप को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीलियम। सबसे पहले सॉरी हाइड्रोजन, हाई से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आपको आप बोलिएगा कि यहाँ पे था फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के उसमें है, लेकिन उसका ग्रुप, उसका गुण नहीं रखता है, फर्स्ट ग्रुप के गुण नहीं रखता है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन हो जाएगा लिथियम, ना से क्या हो जाएगा? Na, सोडियम जो 10 होगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा? K, रूबिडियम, रूबिडियम हो जाएगा, फ्रांसियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हो जाएगा। ये सब क्या? फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में क्या हो जाएगा? Be, जो बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, है ना। Be हो जाएगा, Mg हो जाएगा, Ca हो जाएगा, स्कूटर से Sr हो जाएगा, Ba हो जाएगा। ये Be है, ये Ba है ना। और Ra हो जाएगा, राजी, है ना। इस तरह से एलिमेंट का नाम है। फिर क्या हो जाएगा? फिर से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, है ना। ये हो जाएगा 17वां ग्रुप का। 18वां ग्रुप का जाएगा ये हाइड्रोजन के बाद हीलियम, He, हीलियम का होता है He, 18वां ग्रुप है ना। आप देखते होंगे एक रहेगा सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर सबसे लास्ट में रहेगा हीलियम, है ना। तो दूसरा क्या जगह? नियॉन, सॉरी N से क्या जगह? हाइड्रोजन, नियॉन, ठीक है, हाँ ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, और क्या हो जाएगा? क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। इस तरह से क्या होता है? पूरे का पूरे एलिमेंट होता है। कम से कम इतना एलिमेंट हर हाल में आप याद रखिए, कई बार पूछता है इससे सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये क्या लिखे? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? दिल्ली, नई दिल्ली में है ना। इसके अलावे भी नई दिल्ली में बहुत सारे संस्थान हैं। जैसे क्या है? एक तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, है ना। इसको बोलते हैं NH, नेशनल हाईवे अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? नई दिल्ली में जाएगा। इसके अलावा एम्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वहीं पे है। इसके अलावा मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। देखो, मौसम वेधशाला रहेगा तो पुणे, लेकिन मौसम अनुसंधान संस्थान रहेगा तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये सारे कहाँ पे संस्थान है? वहाँ नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए हो कहाँ गया? हाँ 15 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कौन सा अनुच्छेद द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो देखिए, द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है कौन? आर्टिकल 79। 79 में क्या है? संसद के बारे में व्याख्या किया गया है कि संसद में 2 सदन होंगे, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद में 3 शामिल होता है, 3 चीज़ शामिल होता है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर बनाता है संसद बनता है। लेकिन यही पूछे कि संसद में कितने सदन होते हैं? तो सदन 2 ही होता है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका वर्णन कहाँ पे है? 79 में, है ना। 79 में लोकसभा। और देखो, एक ट्रिक है इस तरह से, बहुत फेमस ट्रिक है, सब जानता है दुनिया में, है ना। इस दुनिया में सब जानता है। ठीक है, आप भी जानते ही होंगे, लेकिन फिर से कर देते हैं। अपना ट्रिक सरल सरल से कर जाएगा 79, 80, 81। लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे है। 79 में संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा, लोकसभा के बारे में, सॉरी राज्यसभा के बारे में 80 में, और लास्ट में लोकसभा के बारे में 81 में। ठीक है, तो इस तरह से रखना कुछ बात है। ठीक है, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या? 49। 49 में क्या है? जितने भी मॉन्यूमेंट है, स्मारक है भारत के, उसका रक्षा करना हर एक मतलब कि थी का कर्तव्य होगा, है ना, राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 49 में। एक आर्टिकल 59 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए जो आवश्यक शर्त होता है, उसका बारे में कहाँ पे है? 59 में। और एक आर्टिकल है 89, 79 बोलते ना, नहीं 89, है ना, 89 है। यहाँ पे क्या होता है? 89 में क्या है? राज्यसभा
के सभापति और उपसभापति का वर्णन है ना 89 में। इसमें क्या होता है देखो, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 65 में भी इस तरह का बात कहा गया, आर्टिकल 65 में भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे, ठीक है, 65 में भी कहा गया है। और 89 में भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन उपसभापति होंगे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, याद रखना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और उसी 89 में ही कहा गया है क्या कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही कोई एक को उपसभापति चुनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सत्यराम रियांग को होजागिरी नृत्य जैसे नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है वो किससे? त्रिपुरा से, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है ना। होजगिरी तो आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। अच्छा, कई बार देखें इसको ऐसे पूछते हुए हम, होजगिरी कहाँ के लोग रहते हैं? तो यहाँ का त्रिपुरा का, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम का एक नृत्य है कौन? खांगटामे बहुत फेमस लोक नृत्य है, किसका? सिक्किम का, याद रखिएगा, है ना। और एक और है मारुनो भी कहाँ के लोक नृत्य? सिक्किम के ही है। एक है मणिपुर का जो सबसे फेमस है वो कौन है? थांगटा, मणिपुर का है ना। एक चोगोम है, वो भी मणिपुर का ही है ना। और एक है कौन? असम का कौन है? सत्रिया है, जो सबसे फेमस है ना, शास्त्रीय नृत्य वहाँ पे माना जाता है। और बगुरुम्बा है एक, ठीक है, एक बिहू है, ये सारे कहाँ पे है? असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि अच्छा गलत को इसमें चुनना है, इसमें जो गलत है ना उसको चुनना है कि गलत कौन है। तो देखिए, जो बुचरेरिया है उसको फाइलेरिया क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बुचरेरिया से फाइलेरिया होता है, तो सही बात है ये, ठीक है। दूसरा है एंकिलोस्टोमा जो है ना, इसको लिख दिया है पिनवर्म, गलत बात है ये। एंकिलोस्टोमा पिनवर्म नहीं होता है, ये हुकवर्म होता है, ये हुक के जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हुकवर्म, है ना, एंटिलोस्कोमा को, ठीक है। ये आंत में मतलब कि बीमारी लाता है ना, आंत बीमारी। एक है टीनिया को बोलते हैं फीता कृमि को ही बोलते हैं फ्लैट वर्म या चपटा कृमि भी बोलते हैं इसको, ठीक है ये। और एक है एस्केरिस को क्या बोलते हैं? राउंड वर्म भी बोलते हैं, गोल कृमि भी बोलते हैं, तो मैं बोलते राउंड वर्म इंग्लिश, गोल कृमि हिंदी, ठीक है, ये सारी बात। चलिए, तो गलत कौन था? एंकिलोस्टोमा था गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक है? इसका कौन हो जाएगा? देखो, सोडियम बेंजोएट इसका राइट आंसर है। जहाँ पे भी वर्ड बेंजोएट आए, बेंजीन आए, ये क्या करता है? खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है बेंजीन का, है ना। तो याद रखिएगा, एक हो गया था सोडियम बेंजोएट, और एक और होता है कौन? सोडियम बेंजोएट हो गया, और एक और होता है, आपको बता देते हैं, कहाँ से है, कहाँ गया, ध्यान में नहीं आ रहा है, बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ इसमें क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? मेरा एक दोस्त था, बहुत बढ़िया ट्रिक बताया, कहीं से सीख के आया था। उसमें उसको एक दिक्कत हो रहा था कि एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो याद रखना है, कैसे याद रखा था? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बाई तो खाई मतलब खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, जिसको बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा। हालांकि ऐसे ही बहुत सिंपल चीज़ है ये सब, है ना। NaHCO3 उसका इसका फॉर्मूला होता है। एक ऑप्शन दिया हुआ क्या आपका? सोडियम क्लोराइड, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं कहाँ पे? दंत मंजन में। और एक ऑप्शन दिया हुआ है कौन? सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जर्मिसाइड के रूप में करते हैं। जर्मिसाइड बोल रहे हैं, कीटाणुनाशक बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि कहाँ की दक्षिणी श्रृंखला में मावसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मावसिनराम कहाँ पे है? मेघालय में पड़ता है। मेघालय में कौन पहाड़ी है? खासी पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी मिलके ना कीप के आकार का रचना करता है। कीप देखे ना, कीप देखे ना आप, जो जिसे छोटा ढक्कन वाला डब्बा में कोई चीज़ डालते हैं, ऐसे होता है, ऐसे। तो इधर से रहेगा बड़ा, इधर आगे जाकर छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? कीप जैसा रचना रहता है ना, तो इसमें आ जाकर हवा फंस जाती है। अब फंस जाएगा, वहाँ पे गर्मी बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वर्षा आ जाएगा। जहाँ पे हवा, अच्छा यहाँ पे हवा कहाँ से आती है?
पूर्वी उत्तर क्षेत्र से आती है, पूर्वी उत्तर क्षेत्र से, मतलब कि बंगाल के खाड़ी से हवा आता है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, मेघालय में। अच्छा, बाकी जो ऑप्शन थे आपका शिवालिक, ये क्या है, हिमालय का सबसे निचला निचला हिस्सा जो है शिवालिक है ना। इसमें तराई होता है, इसमें क्या होता है, तराई भाग भी इसको कहते हैं। एक होता है, एक ऑप्शन दिया हुआ क्या आपका, अरावली दिया हुआ। अरावली कहाँ पे पहाड़ी है, लगभग लगभग कहाँ पे है, ये अच्छी राजस्थान में, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या, नीलगिरी। नीलगिरी जो है ना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों के सीमा पर, मतलब तीनों राज्य में है ये नीलगिरी, ठीक है। अच्छा, इसको और बोलते हैं क्या, दक्षिण पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पे है, नीलगिरी में ही है ना, नीलगिरी में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मसाला की खेती होता है केरला क्षेत्र में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला जो फेमस है, किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए है ना, लोहा के लिए बैलाडीला, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही एक है कोरबा, एक है सोनहट, एक है सोहराबपुर, एक है सुहागपुर, ये सारे किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए, है ना, कोयला के लिए फेमस है कौन, छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र, है ना। एक है अमरकंटक दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है अधिक, बॉक्साइट का। अच्छा, लोहा जो है ये तो हो ही गया। एक बज गया तांबा। तांबा का सबसे अधिक प्रयोग निष्कासन कहाँ पे था, राजस्थान के खेतड़ी में। अच्छा, राजस्थान के खेतड़ी तो फेमस है, बहुत सब जानता है। एक और उसी में है, राजस्थान में ही झुंझुनू में भी तांबा का निष्कासन होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि 28 जून 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्ति को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 के 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। इतना लंबा खींच दिया ना, जिसे चलता ना सास बहू का सीरियल, वैसे पूरा लंबा खींच दिया क्वेश्चन। सीधे सीधे पूछ दो ना भाई कि विकलांग को आरक्षण देने का प्रावधान किस केस के तहत किया गया है, हो गया कहानी खत्म, है ना। ये किया गया था किसके, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहा है कि जो विकलांग लोग हैं, जो लंगड़ा लोग हैं, उसके लिए भी प्रमोशन, सही बात है, प्रमोशन उसको भी मिलेगा, है ना। और प्रमोशन किस आर्टिकल के तहत मिलता है, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ क्वेश्चन है में कि आर्टिकल 16 के 4 में प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो विकलांग लोगों को भी मिलेगा प्रमोशन, क्यों नहीं मिलेगा भाई, वही तो आदमी ही है, उसको भी बताना तो ये होता है, ठीक है। तो मिलेगा हाँ। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा अभी दिख रहा है, हर सेट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो अपना फैसला सुनाया है हाल फिलहाल, मतलब कि 1 वर्षों की 1.5 वर्षों के अंतर में इस तरह का क्वेश्चन, मतलब कि समझ रहे हैं, SSC CGL जो है आपका लेवल टच कर रहा है किसको, UPSC वाला जीके को। UPSC में इस तरह का इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। हाल फिलहाल जो जजमेंट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का, या किसी मतलब बहुत फेमस हाई कोर्ट जो दिया है उसका, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़िए। और ये क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, ये किसी बुक में नहीं देगा जल्दी, है ना। कहाँ पे मिलेगा, आप इसको कर सकते हैं कहाँ से, अखबार न्यूज़पेपर से ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या, छल्ला कितना है, 5 है ना। 5 गो छल्ला होता है इसमें, 5 गो में से 5 जो है ना महादेश के डिनोट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि तारीख ए फिरोज शाही, ये कौन लिखा, तारीख ए फिरोज शाही कौन लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी लिखा तारीख ए फिरोज शाही, है ना। ये FST और MBT के शासनकाल में रहा था। एक ऑप्शन है दिया हुआ आपका इब्न बतूता, ये 1333 ईस्वी में आया था, MBT के शासनकाल में। अच्छा, MBT कब से कब तक रहा है, 1325 से लेकर के 1351 तक रहा है, ठीक है, MBT, ठीक है। और 1333 में आया है कौन, वो तो कहाँ से आया था, मोरक्को से, अफ्रीका महादेश के राजधानी एक देश है मोरक्को, वहीं से आया था 1333 में, है ना। और इसी के दरबार में रह गया था MBT के शासनकाल में, है ना। इसका एक बुक है MBT का, रेहला, है ना। इसी MBT जो है ना, चीन में अपना राजदूत बना के भेजा था इसी को, इब्न बतूता को,
1342 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो से एक दरगाह सवाल पूछा हुआ है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। कहाँ पड़ता पटियाली? ये पड़ता बदायूं में, यूपी के बदायूं में पड़ता पटियाली, है ना। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। सितार के और तबला के आविष्कारक माना जाता है इसको, ठीक है। इसका गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया था, है ना। और इसको बोला जाता है क्या? तोता ए हिंद बोला जाता है, तूती हिंद बोला जाता है। ये सारी बात आपको रखना है। किससे? आमिर खुसरो से। एक ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या? अल बरूनी। अच्छा, हम पढ़ रहे थे, एक लेख पढ़ रहे थे, आर्टिकल किसका? BBC का। उसमें लिखा होता ना कि अल बरूनी जो है ना 50 से अधिक बुक लिख चुका था, मतलब बहुत पुराना है ना, लिख चुका था। और इसमें ये मतलब कि ये था, भूगोल वेता था। भूगोल वेता मतलब कि भूगोल को जानने वाला था, माना। ये एक बुक लिखा है, बहुत फेमस बुक हम बोल देते हैं, अल कानून अल मसूदी। अल कानून अल मसूदी में इसने व्याख्या किया है किसका? पृथ्वी और तारे का, पृथ्वी तारे का व्याख्या किया है ना। और एक और बुक लिखा है जो इससे संबंधित है, किससे? सल्तनत कालीन जो जितना भी मतलब अथी शासक रहा था, है ना, उसके बारे में किसके मतलब? तारिख अल हिंद, है ना। महमूद गजनवी के साथ आया था ये भारत, और भारत में अध्ययन किया है, बहुत सारे देशों में घुमा है ये, अल बरूनी के बारे में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर प्रोग्राम मतलब किस कक्षा के लिए है ये? तो ये शुरू किया गया था क्लास 9 to 12, 9वां से 12वां तक के लिए शुरू किया गया था मेंटर प्रोग्राम, ठीक है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, कोई माने चाहे नहीं माने, सही बात है ये। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि हेमिस महोत्सव कहाँ होता है? कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। हेमिस हो गया, लोसर हो गया, त्यौहार, ये सब कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद मिलेंगे कल चौथे टेस्ट के लिए, है ना। ये तीसरा था ना, ये 17 जुलाई का तीसरा शिफ्ट था, कल कर लेंगे चौथा शिफ्ट। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।